रहस्यमयी दरवाजा। कश्यप की माँ का कुछ ही महीनों पहले देहांत हुआ था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ के चले जाने का गम उसे खाए जा रहा था। एक रोज सुबह काम पर जाते वक्त कश्यप की पत्नी सिया कश्यप से कहती है, सुनिए जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस माँ की बहुत याद आती है। जी वो तो है, माँ को भला कैसे भुलाया जा सकता है, लेकिन वो जहाँ भी हैं हमें देख रही हैं। हाँ, माँ हमेशा हमारे साथ है। अरे माँ से याद आया, माँ जी का जो कमरा है उसका दरवाजा टूट गया है। अगर आप उसे बनवा देते तो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? चलो मैं काम से लौटते वक्त माँ के कमरे का दरवाजा देखता आऊंगा। अब कश्यप अपने काम पर निकलने से पहले अपनी माँ के कमरे में जाकर उस टूटे हुए दरवाजे को देखता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। और देर शाम ऑफिस से आते वक्त एक दुकान पर जाता है जहाँ सिर्फ कश्यप को दरवाजा ही दरवाजा नजर आता है। अब कश्यप दुकान वाले से दरवाजे की पूरी जानकारी लेता है। जी देखिए, हमारा दुकान कोई आज से नहीं है, बहुत ही पुराना दुकान है हमारा। आप कोई भी दरवाजा सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे एक ऐसा ही दरवाजा चाहिए जिसका दरवाजा मजबूत हो और वो अच्छा खासा चले, पर बजट थोड़ा कम ही है मेरा। अरे कोई बात नहीं, बस आप दरवाजे का डिजाइन सेलेक्ट कीजिए, फिर देखिए आपको मैं एक से बढ़कर एक दरवाजा दिखाता हूँ। जी ये वाला दरवाजा बेस्ट रहेगा, आप इसको फाइनल कर दीजिए। और कब तक लग जाएगा ये दरवाजा? जी बस समझिए लग गया। अभी आपके साथ साथ अपने आदमी को भेजकर नाप ले लेते हैं। कश्यप को एक ऐसा दरवाजा पसंद आता है जो दिखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी बाबा आदम के जमाने का दरवाजा है। लेकिन कश्यप के चले जाने के बाद वो दुकान वाला अपने आदमी से कहता है, राजू जाकर इस एड्रेस पे दरवाजे का नाप लिया और ये दरवाजा फिट करके लगा दे। लेकिन मालिक, ये तो वही दरवाजा है जिसे मैंने गुप्ता जी के घर में लगाया था और उनके घर में अजीबोगरीब अनहोनी होने लगी थी। सुन इधर आ, मेरे सामने ये दरवाजे की बात की है तूने, आगे से किसी के सामने गा मत दियो। चल जा, अब अपना काम कर। अब अपने मालिक की बात सुनकर राजू उदास हो जाता है और वो दरवाजे के नाप के लिए कश्यप के घर आकर नाप लेकर चला जाता है और अगले ही दिन वो दरवाजा फिट करके चला जाता है। अब दरवाजा लगाने के बाद कश्यप की पत्नी सिया कश्यप से कहती है, जी मुझे ये दरवाजा तो बड़ा ही पुराना सा लग रहा है, आपको यही दरवाजा पसंद आया था क्या? अरे माँ के कमरे में ही तो लगाना था और मेरे पास बजट भी नहीं था, तो मैंने दुकान वाले से 500 में ही ये दरवाजा फिट कर लिया। वो कह रहा था ये किसी के घर का पुराना दरवाजा है। अच्छा फिर ठीक है, वैसे भी माँ जी के कमरे में किसी का ज्यादा आना जाना भी नहीं है। हाँ, मेरे अलावा तो माँ के कमरे में कोई जाता भी नहीं। चलो अब खाना लगा दो, कल काम पर भी जल्दी जाना है। अब कश्यप खाना पीना खाकर सो जाता है और वो सपने में अपनी माँ को देखता है। अब सुबह कश्यप की नींद थोड़ी देर से खुलती है और वो उठते ही घड़ी देखता है तो उठकर नहाने के लिए चला जाता है। जब मुझे कहीं जल्दी जाना होता है तो उस दिन तो मैं लेट जरूर हो जाता हूँ। जी खाना तैयार है, मैं खाना लगा रही हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए। कब से मैं आपको उठा रही थी, लेकिन आप है कि उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। न जाने मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मैंने अभी माँ को सपने में देखा। राम राम, कहते हैं सुबह का सपना तो सच होता है जी। अब कश्यप ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद खाना पीना खाता है और जैसे ही वो काम पर निकलने लगता है वैसे ही उसे सुबह का उसकी माँ का सपना याद आ जाता है। न जाने माँ मुझसे क्या कहना चाह रही थी। वैसे भी काम के लिए लेट हो ही गया हूँ, माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकलता हूँ। काम के लिए लेट हो रहा हूँ, काश कोई ऐसा जादू होता मेरे पास कि पल भर में मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता। कश्यप इतना बोलकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वो सीधे अपनी माँ के कमरे से ऑफिस के गेट के बाहर पहुँच चुका होता है। ये क्या था? ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा ऑफिस है। कश्यप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो हो रहा था वो सच था या उसके साथ ये सब एक मजाक हो रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब इधर सिया जो कश्यप का टिफिन लेने गई थी वो कश्यप को पूरे घर में ढूंढती है। अजी सुनिए, कहाँ हैं आप? अभी तो यही थे, 1 मिनट में कहाँ गायब हो गए आप? इनका भी ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आता।
अब पूरे दिन भूखे रहेंगे तो अक्ल ठिकाने पर आएगी इनकी। ये क्या हुआ मेरे साथ? कहीं ये सब माँ तो नहीं कर रही है? चलो एक बार फिर से कहता हूँ, काश मैं घर पहुँच जाता। अरे क्या हुआ आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? हवा में उड़ने वाले हैं क्या? अरे इन लोगों की भी यही प्रॉब्लम है, कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे। बड़ा अजीब आदमी है। एक तो मैं इनका भला पूछ रहा हूँ और ये हैं कि उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। लगता है बस माँ के कमरे में जाकर ही ये जादू हो सकता है। चलो अब रात में देखूंगा कि कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। कहीं वो पुराना दरवाजा रहस्यमय तो नहीं हो सकता है? अब कश्यप का पूरे दिन काम में मन ही नहीं लगता और वो उस दरवाजे और उसके साथ हुए जादू के बारे में ही सोचता रह जाता है। अब देर शाम जैसे ही कश्यप घर आता है, वैसे ही सिया कश्यप से कहती है, क्या बात है जी, आप परेशान लग रहे हैं और आप मेरे टिफिन लाने तक कहाँ चले गए थे? कश्यप तो उस जादू के बारे में सोच रहा था और वो इसलिए अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब सिया कश्यप के कंधे पर हाथ रखती है। अरे मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, क्या बात है, किस सोच में पड़े हैं आप? अरे वो देखो, मैं ऑफिस के काम के बारे में सोच रहा था। मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। अब जब तक सिया कश्यप के लिए खाना निकालने जाती है, तब तक कश्यप अपनी माँ के कमरे के बाहर खड़ा होकर अपनी आँखों को बंद करके कहता है, काश मैं अभी घर के गेट पर होता। अब तो पक्का है ये दरवाजा ही रहस्यमय है। चलो अंदर चलकर ही कुछ बोलता हूँ। अब कश्यप अपनी माँ का कमरा खोलता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, काश मैं अपने घर के दरवाजे पर होता। और ऐसा ही होता है। कश्यप कमरे से सीधे अपने घर के गेट पर आ जाता है। अब इधर सिया कश्यप को गेट पर देखकर कहती है, अजी आप तो अजी के कमरे की तरफ जा रहे थे ना, तो यहाँ कैसे पहुँचे? कहीं हमारे घर में किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है? अरे अभी मैं माँ के कमरे से ही बाहर आया हूँ। हाँ, वहीं रख कर आई तो देखा कि आप यहाँ पर दरवाजा पीट रहे हैं। अब कश्यप खा पी कर सो जाता है और सुबह फिर से लेट उठता है। हालांकि सिया कश्यप को कई बार उठाती भी है, लेकिन कश्यप सिया से कहता है, अरे सोने भी दो, बस 2 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊंगा। जाओ तुम अपना काम करो। 2 मिनट में ऑफिस पहुँच जाएंगे? सच में नींद में कुछ भी बोल रहे हैं आप। 2 मिनट में तो कोई हवाई जहाज भी आपको आपके ऑफिस तक नहीं पहुँचाने वाला। अब कश्यप देर से उठता है और अपने ऑफिस के समय तैयार होकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उस रहस्यमयी दरवाजे से सीधे होते हुए अपने ऑफिस पहुँच जाता है। और इधर सिया फिर से कश्यप को न देखकर कहती है, न जाने आजकल ये मुझसे बिना मिले ही ऑफिस कैसे चले जाते हैं। जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं ये मेरी सौत के साथ घूमने फिरने तो नहीं चले जाते? नहीं, इनकी शक्लें भी कुछ खास नहीं है। कौन ही भला भाव देगा इन्हें? कश्यप का वो रहस्यमयी दरवाजा उसे कहीं भी पहुंचा सकता था। अब कश्यप भी उस दरवाजे से होते हुए कहीं भी आसानी से चला तो जाता था, लेकिन आने के लिए उसे अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ता था। अब एक रोज शाम के समय सिया और कश्यप में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तभी कश्यप अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर ही चला जाता हूँ, वरना ये बोलेगी कि मैं इसे मार बैठूंगा। इस औरत से सच में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी तो मन करता है नरक ही चला जाऊं। कम से कम चैन की जिंदगी तो जी पाऊंगा वहाँ। इतना बोलते ही कश्यप नरक लोक में पहुँच जाता है और अब नरक लोक से वापस आना तो उसके लिए संभव नहीं था, जिस वजह से वो वहाँ से नहीं सकता था। लेकिन सिया यहाँ कश्यप को ढूंढती रह जाती है और वो सोचती है कि उसकी लड़ाई की वजह से कश्यप घर छोड़कर चला गया या फिर मर गया। लेकिन ये तो उस रहस्यमयी दरवाजे का किया धरा था जिससे सिया बिल्कुल अनजान थी। जादुई गुफा। मोहन और प्रकाश दोनों भाई थे। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देने को अक्सर तैयार रहा करते। एक दिन दोनों अपने खेतों की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी माँ सुमन उन्हें टोकती है, अरे मोहन, प्रकाश, कहाँ जा रहे हो? दोपहर के लिए खाना तो ले जाओ। अरे माँ को कितनी बार बोला है, जब हम कहीं जाया करें तो आप हमें टोका मत करो, सारा दिन खराब हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें टोकूं ना तो जो खाना मैंने बनाया है वो खराब हो जाएगा, उसका क्या? अरे माँ, प्रवचन की जगह अब रोटी दे दो तो हम काम पर निकलें।
मोहन और प्रकाश सुमन से खाना लेकर काम पर निकल जाते हैं और सारा दिन खेतों में काम करते हैं। काम करते हुए दोनों को बहुत पसीना आता है और मोहन अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम करने से हमें कोई भी सफलता मिलने वाली है। मुझे लगता है कि हमें भी बाकी लोगों की तरह शहर जाना चाहिए। क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक काम करते हैं, दोपहर का समय है, चल शहर का एक चक्कर काट कर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है, और हम रात तक तो आ ही जाएंगे। मोहन और प्रकाश शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वापस आते हुए उन्हें बहुत रात हो जाती है और वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे और रास्ता भटक जाते हैं। भाई कब से चल रहे हैं, लेकिन हमारा गांव तो आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए। लानत है, हम दोनों इस गांव में ही जन्मे, इस गांव में ही बड़े हुए, और अब अपने गांव का ही रास्ता हम दोनों को याद नहीं आ रहा। दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक मौसम का रुख बदलता है और तेज आंधी चलने लगती है और ये देखकर मोहन कहता है, भाई देख कितनी जोरों की आंधी चल रही है। मैं तो फिर भी संभल जाऊंगा, लेकिन तू कितना दुबला पतला सा है। अगर उड़ गया तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। अगर तेरा मजाक हो गया हो तो वो देख, सामने गुफा नजर आ रही है, हम दोनों वहाँ पर आराम कर लेते हैं। मोहन और प्रकाश अब उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस गुफा में दाखिल होते हैं तो पहले तो वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी हो जाती है। अंदर जाने पर उन्हें ठंडक महसूस होती है, जो बाहर की ठंडक से भी ज्यादा थी। तभी गुफा से एक आवाज आती है, स्वागत है तुम दोनों का मेरे अंदर। भूत भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही? हमें ऐसा ही पर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है इस गुफा के अंदर या तो कोई चोर डाकू छुपा हुआ है या कोई भूत है। भाई तू तो डर ही रहा है। नीचे देख, नीचे तेरी तो पतलून गीली हो गई। चल चल चल, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। निकल तो तुम तब पाओगे ना जब तुम्हें निकलने का दरवाजा मिलेगा, क्योंकि मैंने इस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है। अरे कौन हो भाई, क्यों हमें डराकर हमारी जान निकालना चाहते हो? और अगर हमारी जान भी लेनी है ना तो एकदम से ले लो, डरा डरा कर मत लो। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक जादुई गुफा हूँ और अब तुम दोनों के पास निकलने का एक ही रास्ता है। क्या? तुम्हें अपने हाथों से इस गुफा के अंदर की जमीन को खोदना होगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ से एक हथौड़ा मिलेगा, और जैसे ही तुम उस हथौड़े से मुझ पर वार करोगे तो मैं जादुई गुफा से एक आम गुफा बन जाऊंगा, और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो, और मैं तुम्हें एक उपहार भी दूंगा। अब मोहन और प्रकाश मरते क्या ना करते, दोनों के दोनों गुफा के अंदर की जमीन को खोदने लगते हैं, जिसमें से उनको एक हथौड़ा मिलता है, और तुरंत ही वो दोनों बांके बिहारी का नाम लेकर उस हथौड़े से गुफा पर पहला वार करते हैं। और तभी वहाँ पर एक प्रकाश उजागर होता है और अचानक ही गुफा में एक साधु प्रकट होकर कहता है, मैं वर्षों से इस गुफा में रह रहा था। दरअसल मैं एक साधु हूँ और मैं प्रभु की तपस्या में इतना लीन हुआ कि मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, जिसका विलाप मेरी पत्नी करने लगी, और मरते हुए उसने मुझे शाप दिया कि अब हमेशा के लिए मैं इस गुफा में ही रह जाऊं, और मैं एक जादुई गुफा बन गया। लेकिन आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। साधु ये कहता है और तभी एक छोटा सा पत्थर मोहन प्रकाश को देता है। ये लो, ये जादुई गुफा का पत्थर है मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। अरे बाबा जी, हमें तो लगा था कि आप हमें कोई हीरा चांदी देंगे, और आप हमें ये दे रहे हैं। इतने पत्थर दिल हैं क्या आप? दरअसल ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये जादुई गुफा का पत्थर है, और इस पत्थर को जैसे ही तुम अपनी हथेली पर रगड़ोगे तो तुम कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओगे। लेकिन इसका इस्तेमाल एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है, और जैसे ही पहर बदलेगा, यानी सुबह की दोपहर होगी या शाम की रात होगी, तो तुम वापस सबको दिखने लगोगे। साधु ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद गुफा का द्वार खुल चुका था।
तो मोहन और प्रकाश घर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसने वाले होते हैं, प्रकाश उस पत्थर की परीक्षा लेने के लिए उसे अपने हाथ में रगड़ता है और अचानक ही वो अदृश्य हो जाता है। अरे मोहन, तू आ गया? और प्रकाश कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे कैसी बातें करती हो, यहीं तो खड़ा है मेरे बगल में। मोहन ये कहकर जैसे ही अपने बगल में देखता है तो उसे प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि वो अदृश्य हो चुका था। ये देखकर अब मोहन बात को संभालते हुए कहता है, माँ आप जानते ही हो ना, प्रकाश कितना आवारा है, जरूर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर निकल गया होगा। मोहन की ये वाली बात सुनकर प्रकाश उसे घूंसा मारता है। मोहन अपने घर में आता है और खाना वाना खाकर सो जाता है और प्रकाश भी उसके बगल में सोता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, प्रकाश सबको दिखने लगता है और सुमन सुबह के समय उससे कहती है, अरे ओ नालायक, कहाँ था तू पूरी रात? माँ मैं तो यहीं था, मेरा मतलब आपके दिल में। आप फिक्र मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद में मोहन और प्रकाश वापस अपने खेतों की तरफ जाते हैं और प्रकाश अपनी जेब से वो पत्थर निकाल कर कहता है, भाई अपने हाथों खजाना लग गया है, अब हमें काम वाम करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही बहुत पैसा छाप सकते हैं। तो कहना क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पत्थर से आखिर हम क्या कर सकते हैं? चोरी भाई चोरी। उस जादुई गुफा ने हमें पत्थर दिया है, अब हम जैसी मर्जी घर घर में अदृश्य होकर घुस सकते हैं और सामान और पैसा लेकर वहाँ से भाग सकते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। मोहन भी प्रकाश की बातों में आ जाता है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर अब गांव में चोरियां करना शुरू कर देते हैं। दोनों में से एक भाई अदृश्य होता और चोरी करता, जिसके बाद वो उसी गुफा के अंदर उन सामानों को ले जाकर छुपा दिया करते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मोहन और प्रकाश बहुत सारा सामान जमा कर लेते हैं। भाई अब तो अपनी ऐश है, हमने बहुत सारा पैसा और जेवर चोरी कर लिए हैं, अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हम इस सारे धन को बांटकर आराम की जिंदगी जीते हैं। तू सही बोल रहा है, ना ही हम उस जादुई गुफा में जाते और ना ही वो साधु अपनी बीवी द्वारा दिए गए शाप की कहानी बताता, ना ही हम उसे शाप से मुक्त करते और ना ही वो जादुई गुफा हमें पत्थर देती। और अब देख, उस जादुई गुफा से मिलने वाले पत्थरों से हम कितने अमीर हो गए हैं। मोहन प्रकाश खेत में बैठकर ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि सुमन, जो कि उन दोनों को दोपहर में खाना देने के लिए इस बार खुद आई थी, उसने एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बच्चे बुराई की राह पर निकल गए हैं। जिसके बाद जब रात को उसके दोनों बच्चे सो रहे थे, तो वो मोहन की जेब से उस पत्थर को निकाल लेती है और जैसे ही मोहन प्रकाश अगली सुबह जादुई गुफा में अपना धन रखने के लिए जाते हैं, तो सुमन उस पत्थर को अपने हाथ पर रगड़कर गायब होकर वहाँ उनके सामने प्रकट होती है और कहती है, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों ये सब करते रहोगे और मुझसे बच जाओगे? अब तुम कौन हो? और तुम तो आदमी थे ना, तो तुम्हारी आवाज औरत की कैसे हो गई? और तुम तो मुक्त हो गए थे, तो फिर यहाँ कैसे? मूर्खों, तुम्हें जादुई पत्थर लोगों की मदद करने के लिए मिला था, ना कि ये सब काम करने के लिए। तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं उस साधु की बीवी हूँ, जिसकी मृत्यु के विलाप में ही साधु जादुई गुफा में बदल गया था। भाई प्रकाश, भाग ले यहाँ से। जिस औरत ने अपने पति को जादुई गुफा बना दिया और उस पर रहम नहीं किया, वो हम दोनों अजनबी के ऊपर क्या ही रहम करेगी। मोहन और प्रकाश जी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन अदृश्य हुई सुमन उन दोनों को खूब मारती है, जिसके बाद दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। और फिर सुमन कहती है, अरे मूर्खों, अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों की जान बख्श दूं, तो आज तक तुमने जिस जिस के घर से ये सारा पैसा चुराया है, चुपचाप से उन्हें वो सारा पैसा दे कर आओ, वरना एक को तो मैं जादू से घर में बदल दूंगी और एक को जादुई कुएं में। मोहन और प्रकाश दोनों बहुत डर जाते हैं,
जिसके बाद वो सारा सामान जहाँ जहाँ से उन्होंने चोरी किया था वहाँ पर वापस छोड़ देते हैं। सुमन भी भोली भाली सी बनकर एक पहर के बाद वापस आ जाती है और उस पत्थर को मोहन के कुर्ते में वापस डाल देती है। लेकिन अब मोहन और प्रकाश को अक्ल आ गई थी और वो समझ गए थे कि उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल हमेशा अच्छे और भले कामों के लिए करना है, वरना वो जादुई गुफा उन्हें सजा देगी, जो कि असल में खुद उनकी माँ सुमन ही थी। मोहन प्रकाश के लिए ये राज हमेशा राज ही रह जाता है और इस तरह जादुई गुफा बनकर सुमन अपने दोनों बेटों को सही राह पर ले आती है।